नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का यूपीएससी युग इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने इस यूपीएससी युग चैनल पे यूपी स्पेशल की क्लास चला रहे हैं और यहां पर ध्यान रखिए, जो लोग यूपी पीसीएस आरओ एआरओ या यूपी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उनके यूपी के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां जहां यूपी स्पेशल आता है। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से इस क्लास को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें। क्यों? क्योंकि जो भी वीडियोस हम आपको बनाएंगे या अपलोड करेंगे वो पहले आप तक पहुंच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप फिर अपने नोट्स बना पाएंगे। तो प्यारे साथियों, देर नहीं करते हैं, अपनी जो है क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे ही क्लास करते हैं। तो आइए चलिए, हम लोग बात करेंगे आज आद्य ऐतिहासिक काल की। हम लोग यूपी का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की। तो सबसे पहले आद्य ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं, हम पहले इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल के उपलब्ध साक्ष्यों में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सके। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आद्य ऐतिहासिक काल था उस समय का जो मानव था वह लेखन कला से परिचित था, लेकिन उस जो लेखन कला है उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। मतलब पहले वाला जो था पुरापाषाण काल में मानव लिखना जानता ही नहीं था, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, मनुष्य को लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन अभी तक उस लिपि को, उस कला, उस लेखन को लिखा हुआ है उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, ताम्रपाषाण काल एवं हड़प्पा, जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इसका अध्ययन हम लोग इस क्लास में करेंगे। फिर सुन लीजिए, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। इस काल में मानव को लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जो हमें लेखन मिला है उसको हम पढ़ नहीं पाए, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इसके अंतर्गत हम ताम्रपाषाण संस्कृति और सिंधु या हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ताम्रपाषाण, जिसे कहते हैं चालकोलिथिक संस्कृति, चालकोलिथिक की बात भी कहते हैं। जब बात करते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति, तो ये क्या है, मैं लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। पाषाण काल की समाप्ति के बाद, ध्यान रखिए, पाषाण काल की समाप्ति के बाद एवं सिंधु सभ्यता से पूर्व की संस्कृति को, पाषाण काल की समाप्ति के बाद एवं सिंधु सभ्यता की पूर्व की संस्कृति को हम क्या कहते हैं, ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव ने पत्थर, इस संस्कृति में क्या हुआ, इस काल में क्या होता है, मानव जो है पत्थर तथा तांबे के उपकरण के प्रयोग के साथ साथ क्या करता है, चाक निर्मित मृदभांड का निर्माण करना शुरू कर चुका होता है। फिर सुन लीजिए, मानव ने पत्थर तथा तांबे के उपकरणों के प्रयोग के साथ साथ चाक निर्मित मृदभांड का निर्माण यहाँ पर शुरू किया है। ध्यान रखिए, ये नोट पॉइंट है। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया, उसके बाद कांसे का प्रयोग किया और अंत में लोहे का प्रयोग किया। और उसके बाद जानते हो, लोहे के प्रयोग के बाद दूसरी नगर क्रांति आरंभ होती है। फिर सुन लीजिए, ताम्रपाषाण काल, हम लोग ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं, क्या है, पाषाण काल की समाप्ति के बाद और सिंधु सभ्यता के पूर्व की जो संस्कृति है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। और इसमें क्या है, मानव ने पत्थर था तांबे के उपकरणों के प्रयोग के साथ साथ चाक निर्मित मृदभांड का निर्माण शुरू किया है। बात क्लियर है? आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया, उसके बाद कांसे का और अंत में लोहे का प्रयोग करना शुरू किया। और आप जानते हो उसके बाद जो है दूसरी नगर क्रांति शुरू होती है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूपी का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमको यहाँ पे यूपी के संदर्भ में चीज हम पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना, ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब, दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम दोआब कहते हैं। दोआब में
ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति को गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। क्या कहते हैं? गैरिक मृदभांड संस्कृति कहते हैं। फिर सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति को गैरिक मृदभांड संस्कृति कहते हैं। सर्वप्रथम इसकी खोज बिसौली बदायूं, आप जानते हो बदायूं बरेली के पास पड़ता है, बदायूं तथा राजपुर परसू बिजनौर में जो है नामक स्थान पर इसकी जो है खोज होती है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब, दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति को गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। सर्वप्रथम इसकी खोज बिसौली बदायूं तथा राजपुर परसू नामक स्थान पर होती है। अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ा गांव, हुलास, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आलमगीरपुर, मेरठ, भटपुरा व मानपुर, ये कहाँ पड़ता है? भटपुरा व मानपुर बुलंदशहर में, बरेली, अहिछत्र के साथ साथ गैरिक मृदभांड लगभग कहाँ तक बेटा? तो लगभग संपूर्ण दोआब में मिले हैं। फिर सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़गांव व हुलास, यही आपसे पूछा जाएगा, जितने भी जो है बेटा स्थल, यही आपको अच्छे साथ करने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़गांव व हुलास, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आलमगीरपुर, मेरठ, भटपुरा व मानपुरा बुलंदशहर तथा बरेली, अहिछत्र के साथ साथ गैरिक मृदभांड लगभग संपूर्ण दोआब में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ताम्र पाषाण कालीन स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लिया हमने, अब बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ बात करते हैं तो प्रयागराज से झूसी हवेलिया, विंध्य क्षेत्र से इमलीडी, सधौरा, खैराडी, नरहन, ककौई, चंदौली एवं साई पाई गंगा यमुना दोआब। ठीक है, अब बात करते हैं साई पाई स्थल से एक तलवार, साई पाई स्थल से एक तलवार और उसके बाद एक मत्स्य भाले का सिरा प्राप्त होता है, जिसका सीधा संबंध गेरुवर्णी मृदभांड से है। फिर सुन लीजिए, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति को गैरिक मृदभांड संस्कृति कहते हैं। इसकी खोज बिसौली बदायूं और राजपुर परसू बिजनौर नामक स्थल से हुई है, नामक स्थान से प्राप्त हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़ा गांव व हुलास, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आलमगीरपुर, मेरठ, भटपुरा व मानपुरा बुलंदशहर पड़ता है एवं बरेली, अहिछत्र के साथ साथ गैरिक मृदभांड लगभग संपूर्ण दोआब में देखने को मिलता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ताम्र पाषाण का स्थल प्रयागराज से झूसी हवेलिया, विंध्य क्षेत्र से इमलीडी, सधौरा, खैराडी, नरहन, ककौरिया, चंदौली एवं साई पाई गंगा यमुना दोआब से जो है हमको जो है इसके जो है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए, साई पाई स्थल से एक तलवार एवं एक मत्स्य भाले का सिरा प्राप्त होता है और जिसका सीधा संबंध गेरुवर्णी मृदभांड से है। जिसका सीधा संबंध किससे है? तो नोट कर लीजिए, गेरुवर्णी मृदभांड से है। नोट कर लो फटाफट जरा से। चलिए, यहाँ तक की बातों को मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं फिर कहूँगा बेटा, जो भी लोग क्लास देख रहे हैं, आप सभी लोग बेटा नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये आप लोगों के भविष्य के लिए भी, क्योंकि इसके बाद आप लोग मेंस लिखेंगे तो वहाँ भी जो है आपको ये नोट्स काम आएंगे। ठीक है, तो फिर कहूँगा जितना हो सके चीज़ों को नोट करते रहिए। जब आप चीज़ों को नोट करेंगे, क्योंकि आप जानते हो ये इतिहास जो है बहुत जगहों पे अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो मैंने इसीलिए इसको शुरू किया है ताकि जो यूपी के जो पेपर दे रहे हैं विद्यार्थी, पीसीएस का या फिर जो अभी आरओ पेपर देंगे, तो उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज़ नोट्स बनाना, क्योंकि आप लोग पीसीएस के विद्यार्थी हैं और एआरओ के विद्यार्थी हैं, जानते हैं सिविल सर्विस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो नोट्स की क्या वैल्यू है ये मुझे आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, ये आप खुद जानते हैं। तो नोट्स आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाइए, कोशिश करिए कि जो भी आपके पीवाईक्यू हैं उसको भी आप लोग सॉल्व करिए, ताकि वहाँ से आप लोग को जो प्रश्न है वो मिल जाए। हम तो कराएंगे, अभी हम लोग पहले थ्योरी चला रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे भी चलाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरे ख्याल से नोट्स भी बना रहे होंगे। बिना नोट्स बनाए काम नहीं चलेगा, तो नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, तभी आप चीज़ों को याद कर पाएंगे, आपको लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस काल में मानव, अब बात करते हैं ताम्र पाषाण काल में मानव द्वारा बनाए जाने वाला पहला औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी। ठीक है, ताम्र पाषाण काल में मानव द्वारा
बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। ताम्रपाषाण काल के लोग नगरों की बजाय गांवों में रहते थे। ध्यान रखिए, जो ताम्रपाषाण काल के जो लोग हैं वो नगरों की बजाय गांव में रहते थे। अब अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन और कृषि। ध्यान रखिए, ताम्रपाषाण काल में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत क्या है वह मेरे बच्चे, वह था आपका पशुपालन और खेती। ये दोनों ही जो है वहां पे उस समय के जो है कहा जाए तो अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत थे। ध्यान रखिए, ताम्रपाषाण काल में मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी था। और सुन लीजिए कि इस सभ्यता के लोग नगरों की बजाय गांवों में रहते थे। यहां तक की बातें मेरे ख्याल से सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार आप लोग नोट भी कर लीजिए, मैं हट गया हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, और इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपने पढ़ा होगा भारतीय इतिहास में कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। पता है सबको, कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी में, अब चूंकि इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं यूपी, तो हमें यूपी के संदर्भ पढ़ना पड़ेगा। यूपी में सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं? ध्यान रखिए, तो पहला है आलमगीरपुर। कहाँ पड़ता है? मेरठ में। किस नदी किनारे पड़ता है? तो हिंडन नदी किनारे। दूसरा है बड़गांव एवं हुलास, सहारनपुर। तीसरा है सोनौली बागपत। ये जो 3 शहर हैं यह जो है यूपी में सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप जानते हो इतिहास में हमेशा नई नई खोजें होती रहती हैं, तो वर्तमान खोजों के अनुसार अर्थात जो नई अभी खोज हुई है उसके अनुसार बुलंदशहर के भटपुरा एवं मानपुरा स्थलों, मुजफ्फरनगर के मांडी गांव, खैराडी, बलिया तथा कैराना खेत से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर सुन लो मेरे बच्चे, नई खोज जो हुई है, नई खोज की जब बात करते हैं तो यूपी में सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं? आलमगीरपुर, कहाँ पड़ता है? मेरठ में। और किस नदी किनारे? तो हिंडन नदी किनारे। बड़गांव एवं हुलास, सहारनपुर, सोनौली, बागपत। नई खोज के अनुसार बुलंदशहर के भटपुरा एवं मानपुरा स्थलों, मुजफ्फरनगर के मांडी गांव, खैराडी, बलिया तथा कैराना क्षेत्र से भी साक्ष्य प्राप्त हुए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात, आलमगीरपुर जो मेरठ स्थल की खोज किसने की थी? तो 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आलमगीरपुर जो मेरठ है, पहले आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आलमगीरपुर मेरठ स्थल की खोज किसने की थी? तो 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। सिंधु सभ्यता का यह सबसे, ध्यान रखिए ये तो आप पता ही होगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर मेरठ है। ठीक है। सोनौली बागपत के उत्खनन से एक विशाल उत्तर हड़प्पा कालीन कब्रगाह प्राप्त हुई है। सोनौली बागपत के उत्खनन से एक विशाल उत्तर हड़प्पा कालीन कब्रगाह प्राप्त हुई है। सोनौली, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी डिस्कवरी पे एक जो है एक एपिसोड भी आया था सोनौली से संबंधित। मनोज बाजपेयी ने शायद उसमें एक्टिंग भी उसको नरेशन किया है, तो आप लोग चाहे तो देख सकते हो, डिस्कवरी चैनल पे आया था। ठीक है। अच्छा, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ध्यान रखिए, जो सिंधु सभ्यता है वहां पर मातृ देवी की जो उपासना है, जो मातृ देवी की जो क्या है उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। नोट कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते रहिए क्योंकि यहीं से आपको, मैंने कहा ना, जितना आप चीज़ों को पढ़ लेंगे उतना ही आपको आसान रहेगा। फिर सुन लें एक बार, याद कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यूपी में सिंधु सभ्यता के स्थल हैं आलमगीरपुर, बड़गांव एवं हुलास, सोनौली, बागपत। नई खोज के अनुसार बुलंदशहर के भटपुरा एवं मानपुरा स्थलों, मुजफ्फरनगर के मांडी गांव, खैराडी तथा कैराना क्षेत्र से साक्ष्य प्राप्त हुए। आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? तो 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सोनौली बागपत के उत्खनन से एक विशाल उत्तर हड़प्पा कालीन कब्रगाह प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो ले रहे हैं फटाफट से, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते रहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं लौह काल की बात करते हैं। तो लगभग 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, का लौह काल है। ठीक है। ताम्र एवं कांस्य युग के बाद मानव को, आप जानते हैं, लोहे का ज्ञान हुआ है। जब मानव को लोहे का ज्ञान हुआ तो हम सीधे आते हैं अपने मुद्दे पे आते हैं कि यूपी में
लौहकालीन स्थल, प्रमुख लौहकालीन स्थल कौन कौन से हैं? ठीक, हमसे पूछा जाएगा। हम लोग यूपी जी के पढ़ रहे हैं, यूपी का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो अहिच्छत्र बरेली में पड़ता है अहिच्छत्र, आलमगीरपुर मेरठ, अल्लाहपुर मेरठ, अतरंजी खेड़ा एटा, हसनापुर मेरठ, कंपिल फर्रुखाबाद और एवं श्रावस्ती। अहिच्छत्र जब हम छोटे थे तो हम लोग यहाँ पे गए हैं और यहाँ पे भीम की गदा जो है रखी हुई है। पांचाल की जो है राजधानी थी उस समय, जब महाजनपद काल था उस समय। ठीक है, तो हम गए हैं यहाँ पे। अहिच्छत्र आलमगीरपुर मेरठ, अल्लाहपुर मेरठ पड़ता है, अतरंजी खेड़ा एटा पड़ता है, हसनापुर मेरठ, कंपिल फर्रुखाबाद और श्रावस्ती में जो है यह लौहकालीन हड़प्पा लौहकालीन स्थल हैं यूपी में। ठीक है, नोट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा एटा से धातुमल के एवं लौह भट्टियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखिए, किसके? लौह भट्टियों के प्राचीनतम मिले हैं। चित्रित घूसर मध्भांड का संबंध लौह युगीन संस्कृति से है। चित्रित घूसर मृदभांड का संबंध लौह युगीन संस्कृति से है। फिर सुन लीजिए अच्छे से। हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा एटा से धातुमल के एवं लौह भट्टियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चित्रित घूसर मध्भांड का संबंध लौह युगीन संस्कृति से है। नोट कर लीजिए फटाफट से यहां तक की सभी बातों को, जल्दी से यहां तक की सब बातों को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर सुन ले एक बार। जब बात करते हैं लौह काल की, तो ताम्र एवं कांस्य युग के बाद मानव को लौह धातु ज्ञान हुआ। कौन कौन से स्थल हैं यूपी में? तो अहिच्छत्र बरेली, आलमगीरपुर मेरठ, अल्लाहपुर मेरठ, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, काम्पिल फर्रुखाबाद एवं श्रावस्ती। हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से धातुमल के एवं लौह भट्टियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चित्रित घूसरा मध्भांड का संबंध लौह युगीन संस्कृति से है। तो ये तो रहा आप लोगों के लिए आज का जो है हमारा टॉपिक। अभी हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ताकि जो है आप लोग ज़्यादा इसको पहले नोट कर लें, क्योंकि बाकी तो चीज़ आपको पता ही होंगी। ये कुछ छोटे छोटे से लेक्चर हैं, ये इसलिए है ताकि आप इसको अच्छे से तैयार कर सकें, नोट्स बना सकें। और जब आप नोट्स बना लेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी चीज़ आपने पढ़ी होंगी। और हम भी पढ़ाएंगे अपने चैनल पे, यूपीएससी युग चैनल पे आपको पढ़ाएंगे। अब जब पढ़ाएंगे तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि इस चैनल को आप सपोर्ट करिए, जितना हो सके चीज़ों को आप लोग जो है शेयर करिए अपने दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की या यूपी आरओ की। साथ ही साथ अपना बिल्कुल, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं डिसलाइक कर दीजिए। बस हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करिए कि आपको और क्या क्या चाहिए और आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं आपको करा दूं। जरूर आप लिखेंगे तो हम लोग, हमारी टीम उसको सुनेगी और उस पर हम लोग जो है आपको टॉपिक जरूर से जरूर क्रिएट करके बना के देंगे, ताकि आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग ला सकें। ठीक है, तो अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते थे कहूँगा कि अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बाकी आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।